ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, वेब 3.0 का दौर है। दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है और इस दौर में सियासत भी तरक्की याफ्ता सियासत हो रही है। जज हुमायूं दिलावर की अदालत में एक अहम सवाल के जवाब में चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं कि ये जो तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए गए, मुझे क्या पता है, इसकी फहरिस्त तो मुरतब की थी मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने, और मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी उस वक्त जो थे वो जनाब ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा थे। कौन कौन से तोहफे लिए, फिर ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन फिर सवाल तो ये भी होगा कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा जाते थे तो बाजवा साहब ने कितने तहाइफ लिए। सवाल तो फिर ये भी होगा कि जनरल फैज हमीद जो उस वक्त के DGISI थे, उनको कितने तोहफे गए। तो क्या इन पर्दा नशीनों के चेहरों से पर्दे हटाने के लिए ताकतवर हल्के तैयार होंगे? तो बहुत सारे ऐसे लोग जो PTI को खैर बात कह चुके थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन करने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, वेब 3.0 का दौर है। दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है और इस दौर में सियासत भी तरक्की याफ्ता सियासत हो रही है। अगर इस दौर में भी कोई 70s और 80s की सियासत करना चाहता है तो ये दीवाने का ख्वाब और खाम ख्याली से कम नहीं है। यही वजह है कि 70s और 80s के वो पॉलिटिकल टूल्स जो उस वक्त के सियासतदानों को पॉलिटिकली एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होते थे, उनको कॉर्नर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते थे, दीवार से लगाने के लिए, उनको बैलेट पेपर से आउट करने के लिए या पसे जिंदान डालने के लिए इस्तेमाल होते थे, वो आज इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। 70s और 80s की सियासत करने वाले, इवन 90s की सियासत करने वाले आज भी मुल्क की सियासत के अंदर मुतहर्रिक तो हैं और वो पुराने टूल्स इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिए कि ये टूल्स उस तरह से कारगर साबित नहीं हो रहे, इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। हमने देखा है कि पार्लियामान को रबड़ स्टैंप बनाया हुआ है, उसमें जैसी चाहते हैं, जिस तरह की चाहते हैं कानून साजी की कोशिश की जाती है। ऐसे ऐसे बिल ऐवान में लाए जाते हैं कि जिससे एक पर्टिकुलर पार्टी को कॉर्नर्ड किया जा सके, उसके चेयरमैन को बैन किया जा सके, उसको बैलेट पेपर से आउट किया जा सके। आज ही जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस है, तरमीमी बिल 2023 है, वो भी पार्लियामान में ले हुआ, उस पर भी खासी लेदे हो रही है और हदफ एक ही शख्स और एक ही जमात दिखाई देती है। लेकिन क्या कीजिए कि वो हर सियासी भंवर से बड़ी आसानी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों में एक इस्तदा की जा रही थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट इस मैटर को डिटर्मिन करे। और गुज़श्ता रोज़ ये काफ़ी बाज़गश्त हो रही थी कि आज जब इस पर केस की समाअत होगी तो कवी इम्कानात हैं कि फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल कह दें कि फुल कोर्ट बनने जा रहा है। लेकिन आज फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी कोर्ट्स ने मुस्तरद कर दी है, यानी इस मामले में भी फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। और उसमें जो उज़्र पेश किया जा रहा है या जवाज़ पेश किया जा रहा है वो ये है कि तातीलात चल रही हैं, तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अवेलेबल नहीं हैं और तमाम जजेस का एक साथ एक ही वक्त में मौजूद होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। किसी को फैसला पसंद आए ना आए, यही बेंच इस तमाम तर केस को देखेगा और फिर फैसला देगा। अब इसमें सादा सी बात यह है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी एक साजबाज हो चुका है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी बंदयाली कोर्ट के साथ ये अरेंजमेंट है कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है, अब ये गले में डाल तो लिया है हमने, लेकिन अल्टीमेटली हमने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने नहीं है। उससे ताकतवर हलकों के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ेगा, उन्हें मजीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, मजीद लेदे होगी, मजीद बदनामी होगी। यानी किस्सा मुख्तसर ये कि चेयरमैन PTI को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने का इस वक्त कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा और करने वाले भी हाथ खड़े कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देगा कि चेयरमैन PTI समेत जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए और उसके बाद ट्रायल करने वाले और बड़ी शद्दोमत से नारे लगाने वाले आसानी से कह देंगे कि नहीं, असल में ये तो बंदयाली कोर्ट का फैसला था, ये तो उमरता बंदयाल मौजूद था, अगर वो ये फैसला ना देता तो आसानी से सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाना था और चेयरमैन PTI ने लटक जाना था। यानी 9 मई इंसिडेंट के अंदर जब कहते हैं ना छोड़ेंगे नहीं, तो उसमें बिल्कुल ये ना छूटते अगर उमरता बंदयाल साहब फैसला ना देते। तो अल्टीमेटली आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाना मकसूद है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर चेयरमैन PTI आसानी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट केस तोशा खाना केस है, जिसमें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ हर पेशी पे मौजूद होते हैं। जज हुमायूं दिलावर भी खासे कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर की अदालत में 35 सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात इमरान खान साहब को देने थे
गुज़श्ता रोज़ जब इस केस की समाअत हुई है तो हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि मैं सवालात पढ़ के सुना रहा हूँ कोर्ट में, और अगर जवाबात आपके पास है तो जवाब दीजिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जवाब देना है दे, नहीं देना आपकी मर्जी है। तो जब सवालात पूछे गए तो एक अहम सवाल के जवाब में चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं कि ये जो तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए गए, मुझे क्या पता है, इसकी फहरिस्त तो मुरतब की थी मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने, और मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी उस वक्त जो थे वो जनाब ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा थे। ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा को बुलाइए और उनसे पूछिए कि तोशा खाना के तहाइफ कहाँ लिए, कहाँ से लिए गए, कैसे ख़रीदे। ये सारा मामला तो मेरे उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी को पता है। तो जब मिलिट्री सेक्रेटरी आएगा तो फिर इसके ऊपर बात होगी। यानी इमरान खान साहब ने कल एक बड़ा अहम पैंतरा खेला है इस केस के अंदर, जिसके बाद आज तोशा खाना केस के अंदर फिर एक खलल आया है। समाअत मुलतवी हुई है। अब ये समाअत 4 अगस्त को होनी है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जज हुमायूं दिलावर साहब का जो वक्त है वो भी 4 अगस्त तक था। यानी जो ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया था हुमायूं दिलावर साहब का, वो 4 अगस्त तक का था। उसके बाद फिर तातीलात हो जाएंगी। यानी ये मामला जो बड़ा ओपन एंड शट करार दिया जा रहा था, वो भी अल्टीमेटली उसमें भी इमरान खान साहब बड़ी आसानी से मनूवर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब आप ये देखिए कि उन्होंने सारा मलबा मिलिट्री सेक्रेटरी पे डाल के एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को अटैक किया है। अब मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा, जो आजकल मेजर जनरल हैं और जनरल हेडक्वार्टर्स यानी GHQ के अंदर तैनात हैं, क्या वो आएंगे, हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पेश होंगे? क्या वो सवालात के जवाब देंगे? क्या वो अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर पेश होते हैं तो क्या इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ने तोशा खाना से कोई तहाइफ हासिल नहीं किए? ये तो बहुत छोटी सी बात है। ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा तो तहाइफ लेने वालों में है, और कौन कौन से तोहफे लिए, फिर ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन फिर सवाल तो ये भी होगा कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा जाते थे तो बाजवा साहब ने कितने तहाइफ लिए। सवाल तो फिर ये भी होगा कि जनरल फैज़ हमीद जो उस वक्त के DGISI थे, उनको कितने तोहफे गए। फिर उसमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आएगा। तो क्या इन पर्दा नशीनों के चेहरों से पर्दे हटाने के लिए ताकतवर हल्के तैयार होंगे? बॉटम लाइन ये है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इमरान खान का जो भी पेंडोरा बॉक्स आप खोलेंगे, पीछे से जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा निकलेंगे। ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा जो उस वक्त इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, ये भी जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर मिलिट्री सेक्रेटरी लगाए गए थे, और ये जनरल कमर जावेद बाजवा के एक दूर पार के रिश्तेदार भी हैं और उनके बड़े मंजूर नज़र अफसर थे। यही वजह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाने से पहले पहले इनकी जो पोस्टिंग है, जो अपॉइंटमेंट है और इनकी जो एलिवेशन है मेजर जनरल पर, वो कर दी थी, और उनको GHQ के अंदर तैनात भी कर दिया गया था। ज़रा अगर मैं क्विकली बता सकूँ तो 3 अगस्त 2019 को ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा उस वक्त ख़बरों में आए थे कि जिस वक्त इनकी साहबजादी की शादी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर होनी थी। ये वही वक्त है कि जब कोविड का मामला भी, बस कोविड भी सर उठा रहा था, और फिर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जब ये शादी हुई और फिर कार्ड इस शादी के बाद सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि वज़ीर आज़म हाउस जिसको यूनिवर्सिटी बनना था, उसमें शादियाँ हो रही हैं, यानी ये शादी घर बनाया हुआ है। और फिर जिस पोलो ग्राउंड के अंदर ये शादी हुई, उस पर भी एतराज़ उठाया गया कि ये वो पोलो ग्राउंड है जिस पर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सन 2000 में बनाया गया था कि उन्होंने ये पोलो ग्राउंड जो है वो बनाया था, और उस वक्त जो है वो इतने मुरबा मील के ऊपर मुश्तमिल था, जिसके ऊपर 53 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो ये सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल था। तो सरकारी वसाइल के बेदरीग इस्तेमाल पर यहाँ भी उंगलियाँ उठना शुरू हुई। फिर ये सवाल जब जवाब ये दिया गया कि जी ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा खुद वज़ीर आज़म हाउस के अंदर रहते हैं, तो फिर सवाल ये हुआ कि अगर वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर रहते हैं तो फिर इमरान खान की जस्टिफिकेशन क्यों देते हैं कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी के घर के अंदर रहते हैं, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहते। तो खैर ये एक बहस छिड़ गई थी उस वक्त भी, और ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा उस वक्त भी खबरों में आ गए थे। और फिर बहुत सारे जो अपोनेंट्स हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि इंतहाई गैर कानूनी इकदाम था जो इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ से किया गया है। खैर 15 अप्रैल 2020 को ये मिलिट्री सेक्रेटरी के ओहदे से सुबुकदोश होते हैं, अलहदा होते हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी चेयरमैन PTI उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा को ब्रिगेड कमांडर लाहौर के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा जाने से पहले इनको मेजर जनरल के ओहदे पर एलिवेट भी कर देते हैं, और GHQ में इनको पोस्ट भी कर दिया जाता है। तो इस वक्त ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा जो अब मेजर जनरल हैं, यानी मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा GHQ में पोस्टेड हैं, जनरल हेडक्वार्टर्स में हैं, और तोशा खाना केस के अंदर चेयरमैन PTI ने सारा मलबा इनके ऊपर डाल दिया है
ये ना तो आएंगे, ना कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका मतलब ये कि तोशा खाना केस का मामला भी टाई टाई फिश होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ना ये लोग आएंगे, ना इनके पीछे इनके साई आएंगे, और ना ही चेयरमैन पीटीआई के ऊपर हाथ डाला जाएगा। यानी बड़ा स्मार्ट मूव है और बड़ा अहम और बड़ा जो है वो स्मार्टली एक पैंतरा चेयरमैन पीटीआई ने खेला है, जिसके बाद वो तोशा खाना वाले मामले से भी, यानी खबरों के अंदर तो होगा तोशा खाना केस, लेकिन इमरान खान डिसक्वालीफाई होते हुए अभी तक इसमें भी दिखाई नहीं दे रहे, और जो उनके ओपोनेंट्स हैं यानी इस वक्त की जो हुकूमत है, पीडीएम हुकूमत है, उसके ख्वाब भी चिकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान जितनी आसानी से इन केसेस से निकल रहे हैं और जितनी मुश्किल इस वक्त पीडीएम के सफ़ों में बिछी हुई नज़र आ रही है, खलबली मची हुई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पीटीआई को खैर बात कह चुके थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन करने की कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। और अभी इतलात ये आ रही हैं कि अली जैदी और फवाद चौधरी जैसे लोगों ने उमर अयूब से रब्ता किया है, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। अभी तो वो बरतानिया में मौजूद हैं और उनसे टेलीफोनिकली ये रब्ता हो रहा है कि आप चेयरमैन पीटीआई से बात करें, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल होना चाहते हैं, हमारी जगह रखिएगा। यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो फ्यूचर है वो भी डार्क देखते हुए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए पर तोल रहे हैं। यानी इनको लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई की कहानी यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी इमरान खान साहब की जो सियासत है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं है, बल्कि खान वापस आएगा और ख़ान सियासत के अंदर एंट्री डालेगा, और कहीं ना कहीं खान की पोजीशन जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर मैच्योर होती हुई भी देख रहे हैं, इसीलिए वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पीटीआई ने पार्टी से फारिग भी किया, यानी जो उनकी बुनियादी रुकनीत है वो भी मुअत्तल की है। उसमें वसीम अकरम प्लस हैं, यानी उस्मान बुज़दार की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। फिर वसीम अकरम प्लस महमूद खान जो केपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी भी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। परवेज़ खटक की बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल की गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी से बिल्कुल फारिग कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जगह अभी भी बाकी है। शायद यही वजह है कि इससे पेशतर कि उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की जाए चेयरमैन पीटीआई की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, वो दोबारा वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको दिखाई दे रहा है कि अभी भी मामला एंड नहीं हुआ, दी एंड नहीं है, बल्कि अभी कुछ ना कुछ उनके लिए बाकी हो सकता है। तो ये चंद ऐसे मामलात हैं जो चेयरमैन पीटीआई के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासले हौसला अफजा हैं, और मुस्तकबिल करीब के अंदर भी पॉलिटिकली आइसोलेशन, डिस्क्वालिफिकेशन या पीटीआई बैलेट पेपर से आउट होती हुई एज ऑफ नाउ ग्राउंड रियलिटी ये है दिखाई नहीं दे रही। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।